Hey, good morning everyone. It's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. So, yesterday we studied about the basic goal of 5-year plan, in which we see the five basic goal of 5-year plan. First was growth. Growth means increase in the country's capacity to produce output of goods and services within the country. It means increasing productive capital, supportive services, and increase in the efficiency of capital growth or services. Next we see about the modernization. Modernization means adoption of new technology and changes in the social outlook. That means modernization does not only deal with adopting the new technology, it also deal with the change in the social outlook, or we can say our thinking. Next point we see was self-reliance. Self-reliance means developing our own country resources and decreasing the dependency on foreign goods and to avoid the foreign interference. Next point is the equity. Equity means providing the things according to the need. When we discuss about was the full employment. Full employment is a situation when everyone able to work and willing to work at the market wage rate is working and is engaged in some job activity which bring him income. So this was the full employment, and in case of full employment there may exist as poverty and unemployment. So this all we studied lastly. So आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम 1950 टू 1990। क्या दशा रही एग्रीकल्चर सेक्टर की 1950 से लेकर 1990 तक। 1950 से पहले का हमने क्या देखा, 1947 तक की जो कंडीशन थी वो हमारी इकोनॉमी की अच्छी नहीं थी। हर सेक्टर में ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बैकवर्ड था, स्टेगनेंट हमारी इकोनॉमी थी। अब 1950 के बाद जबकि प्लानिंग कमीशन बन चुका था, तो अब क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, क्या क्या चेंजेस लाए गए, क्या क्या कंडीशन थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, अब वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड द नॉन फूड क्रॉप। एग्रीकल्चर एक तरह से बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, और इसमें हम क्या करते हैं, फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप उगाते हैं। फूड क्रॉप जो हम खाते हैं जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, और नॉन फूड क्रॉप्स आपकी वो आ गई जिनको हम बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कॉटन हो गया या फिर आपका रॉ सिल्क हो गया, ये सब आपके नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाएंगे। एग्रीकल्चर का लगभग 70 से 75% का शेयर क्या है, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, और जो बाकी रेस्ट है वो टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर का है। अब देखो इतना बड़ा शेयर होने के बावजूद भी जो हमारा इंडिया था वो क्या करता था, यूएसए से फूड ग्रेन को इंपोर्ट करता था, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादक क्षमता इतनी नहीं थी, प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा लो थी, इतना उगा नहीं पाते थे किसान, जिस वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो हमने ये देखा एग्रीकल्चर के बारे में कि 70 से 75% होने के बावजूद हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन भी है, और फूड और नॉन फूड क्रॉप्स हम उगाते हैं इसमें। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स या फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें पहला हम देखेंगे लो प्रोडक्टिविटी। तो क्या प्रॉब्लम रही, सबसे पहली प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि उस समय जो प्रोडक्शन था आपका उसमें उत्पादक क्षमता थी जो आपकी वो बहुत कम रही। और ऐसा होने का कारण क्या था, क्योंकि जो किसान था उसे नॉलेज नहीं था। नॉलेज नहीं था उसे कि कौन बीज यूज़ करनी है, कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी। ये ऐसी स्टेट है जहाँ पर क्या होता है कि आपके ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी काम में इंगेज्ड हैं। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग जब इंगेज होते हैं तो उसी को कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें 4 लोग मिलकर के प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन करने से उनका 40 किलो का प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद 2 और आने पे यानी कि 4 से अगर 6 हो गए, उसके बाद भी 40 किलो का प्रोडक्शन होता है, तो यानी कि प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जो 2 लोग हैं तो वो क्या है, आपके डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। तो कहने का मतलब क्या है कि ज़रूरत 4 की थी पर लगे 6, और जिन्होंने प्रोडक्शन को किसी भी तरीके से नहीं बढ़ाया। तो जो 2 लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे।
तो ये जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी ये 1950 से 1990 तक के पीरियड में बहुत ज़्यादा पाई गई। तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम रही एग्रीकल्चर के सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। तो देखिए उस टाइम पे क्या था कि जो हमारी फैसिलिटी थी, इरिगेशन फैसिलिटी, वो अच्छी नहीं थी। जो किसान था उसे केवल रेनफॉल पे ही डिपेंड होना पड़ता था। अगर बारिश होगी तो क्रॉप होगी, फसल होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं हो पाएगी, अब बारिश ज़्यादा होगी तो फसल खराब हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी एक तरीके से रेनफॉल में बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण भी हमारा प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि प्रोडक्शन करना केवल अपने यूज़ के लिए। तो उस टाइम देखो किसान की कंडीशन कुछ इस तरीके की थी, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी और मशीनरी नहीं थी, मॉडर्न मशीनरी नहीं थी। तो वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन चाह कर भी नहीं कर पाता था। और वो इतना ही कर पाता था कि वो क्या करे, अपने जुगाड़ लायक, अपने खाने लायक ही कर पाता था और एक्स्ट्रा कुछ भी उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। दिस वॉज वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो जो सबसिस्टेंस फार्मिंग का जो इंसिडेंस था तो ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में था और एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सबसिस्टेंस फार्मिंग हुआ करती थी, जिसके कारण हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन्स को यूएसए से। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे किसान वो एक तरीके से आउटडेटेड थी। हल का यूज़ करते थे, बैलों का यूज़ करते थे, तो एक तरीके से आउटडेटेड था और बहुत ज़्यादा टीडियस भी था, बहुत थकाऊ भी था। जो उनका हार्वेस्टिंग का तरीका था बहुत ज़्यादा थकाऊ था। किसान इतना काम करेगा नहीं जितना वो थक जाता था, इतना प्रोडक्शन होता नहीं था जितना वो थक जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज पार्ट फ्रॉम टेनेंट एंड डिप्राइव देम फॉर देयर नेसेसिटीज़। तो लैंडलॉर्ड क्या करता था, बहुत ज़्यादा पार्ट टेनेंट से ले लेता था एज अ लगान और उन्हें एक तरीके से वंचित कर देता था उनकी नेसेसिटीज़ से। ठीक है, तो ये कुछ हमने प्रॉब्लम्स देखी एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या क्या प्रॉब्लम देखी एक बार उन्हें रिवाइज करेंगे। तो लो प्रोडक्टिविटी, disguise unemployment, high dependency on rainfall, subsistence farming, outdated technology and conflicts between tenant and landlord. नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्या क्या कदम उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर के सुधार के लिए। So, measures taken to promote the growth in agriculture sector can be categorized are। अब जो भी एग्रीकल्चर के सुधार के लिए कदम उठाए गए उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ऑल्सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म जिसमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड जनरल रिफॉर्म्स इसमें हम पढ़ेंगे उन रिफॉर्म्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए किया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसे हम लैंड रिफॉर्म भी बोलते हैं। लैंड रिफॉर्म रेफर टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग एंड प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंड रिफॉर्म यानी कि क्या, इसमें क्या किया गया, ओनरशिप को चेंज कर दिया। यानी कि जिन लोगों के पास बड़े टुकड़े थे ज़मीन के, उनसे ज़मीन का टुकड़ा लेकर के उन लोगों को देना जिनके पास नहीं है या तो फिर कम है। अब ये इसलिए किया गवर्नमेंट ने ताकि वो क्या ला सके, इक्विटी को ला सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें ज़मीन के टुकड़े का। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हम वो देखेंगे। तो 2 स्टेप गवर्नमेंट ने इसमें लिए और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो भी बिचौलिए हैं, जैसे हमारे ज़मींदारी सिस्टम में हम देख सकते थे कि उसमें क्या था कि गवर्नमेंट को अगर टैक्स कलेक्ट करना है किसानों से तो ज़मींदार क्या करते थे, गवर्नमेंट के बिहाफ में टैक्स कलेक्ट करते थे, तब वो गवर्नमेंट को जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये बिचौलिए हैं जो इनको एक तरीके से हटा दो, इंटरमीडिएटर्स को हटा दो। अब इससे क्या हुआ, और किसानों को ही क्या कर दो, उसके ज़मीन का ओनर बना दो। अब इससे देखो क्या हुआ, ये जो किसान है वो अच्छे से काम करने लगे और अच्छा प्रोडक्शन हमारा होने लगा। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। Equity in agriculture called for land reform just a year after independence. Steps were taken to abolish intermediators and to make the tiller owner of the land. तो जो इक्विटी है एग्रीकल्चर में
इसको लाने के लिए ये लैंड रिफॉर्म रखा गया। और ये जो स्टेप था ये आज़ादी के तुरंत बाद ही रख दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वाज ओनरशिप ऑफ द लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द एक्चुअल टिलर एंड टू मेक द इम्प्रूवमेंट। तो आइडिया क्या था, एम क्या था इस ओनरशिप को देने का किसानों को, ताकि वो क्या करें, अच्छे से काम करें और इम्प्रूवमेंट करें। अब होता ही है कि जब कोई ज़मीन का टुकड़ा है, पहले हम उसमें दूसरे के कहने से काम कर रहे हैं, दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन करना है हमें दूसरे को देना है। पर अगर हम अब खुद करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे काम में भी इफ़िशियंसी आएगी, हम इम्प्रूवमेंट भी करेंगे और अच्छे से भी करेंगे, ज़्यादा मन लगा के काम करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से जमींदारी जो सिस्टम था वो अबॉलिश हुआ, ख़त्म हुआ, और जो ओनरशिप राइट था वो पास हो गया आपके एक्चुअल ओनर, दैट वाज टिलर, उनको पास हो गया। अब देखो देखो एट द एंड इससे दो चीज़ें हुई। कंक्लूजन हम इसको कह सकते हैं, जो ब्लू लाइन में है, कि इससे 200 लाख क्या है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट्स वगैरह देगी, फैसिलिटीज़ वगैरह देगी, वो उन्होंने डायरेक्ट लिया। पर इससे क्या हुआ, कुछ मीडिएटर्स ने अपने आप को ही कल्टीवेटर्स बता दिया और ओनरशिप ले ली। तो उन्होंने इसका तोड़ भी निकाल लिया, अपने आप को ही कल्टीवेटर बता दिया और अपने लिए ओनरशिप ले ली उस जमीन पे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं एक लिमिट, कि एक अगर आदमी है तो इसके पास इतना बीघा ज़मीन ही होगी, इतना गज ज़मीन ही ये रख सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं रख सकता। इससे ज़्यादा होगी तो वो गवर्नमेंट की हो जाएगी और वो उस इंसान को दे दी जाएगी जिसके पास कम ज़मीन है, या कम जिसके पास लैंड है उसको दे दी जाएगी। The purpose of land reform was to reduce the concentration of land ownership in few hands। अब ये लैंड रिफॉर्म का जो पर्पस था वो क्या था, कि जो ओनरशिप है वो कुछ हाथों में ना रहे बल्कि सब लोगों में वो बटे। ठीक है, जमीन का टुकड़ा है जो, वो कुछ ही लोगों के पास ना रहे, सब लोगों के पास वो रहे, सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड हो। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, delay in implementation and it takes benefit of it transferring their land in the name of relative and friend। it was successful in Kerala and बंगाल। तो देखो सक्सेसफुल भी रहा ये लैंड सीलिंग वाला, केरला और बंगाल जहाँ पर गवर्नमेंट ने अच्छे से काम किया तो वहाँ पर ये सक्सेसफुल भी रहा। जैसे केरला और वेस्ट बंगाल में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है ये। और देखिए कमी क्या रही इसमें, कि जो मीडिएटर्स थे उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। क्या तोड़ निकाला, देखो उन्होंने क्या किया, जो ज़मीन का जो टुकड़ा था उसको कुछ तो अपने रिश्तेदारों के नाम कर लिया, कुछ अपने फ्रेंड्स के नाम कर लिया, कुछ अपने भाई बंधुओं के नाम कर लिया। इस तरीके से फिर थी वो ज़मीन एक ही आदमी की, पर उन्हें अलग अलग आदमियों के नाम करके फिर उसको अपने पास ही रख दिया। ठीक है, और इस तरीके से फिर क्या किया, उन्होंने एक तरीके से गवर्नमेंट के हर उपाय का, हर रिफॉर्म का तोड़ निकाल दिया। हालांकि बेनिफिट भी काफ़ी लोगों ने लिया पर तोड़ भी वहाँ पर पूरे निकले। तो दिस वाज ऑल वी स्टडीड टुडे। सो एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या क्या हमने देखा। तो पहला हमने देखा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या रही एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हमने देखा एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी थी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी, हाई डिपेंडेंसी थी रेनफॉल में, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जैसे हमने देखा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी हम यूज़ कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट्स थे हमेशा टीनेंट्स और लैंडलॉर्ड के बीच में। उसके बाद हम देखा कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से रिफॉर्म लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें पहला था आपका इंस्टीट्यूशनल। हमने इसी को आज स्टडी किया, टेक्निकल और रिफॉर्म और जनरल हम कर लेंगे। ओके, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में हमने क्या देखा कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि बिचौलियों को हटा दिया और जो ओनरशिप थी वो किसानों को ही दे दी। इसके लूप होल्स क्या रहे, कहीं कहीं मीडिएटर्स ने क्या किया, खुद को ही टिलर्स बता के क्लेम कर लिया ओनरशिप के लिए और ओनरशिप ले ली। हालांकि 200 लाख टीनेंट्स ने इससे फ़ायदा भी उठाया और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए गवर्नमेंट के। दूसरा पॉइंट अब इसमें देखेंगे हम लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग यानी कि कोई स्पेसिफिक लिमिट सेट कर देना कि उस स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा किसी के भी पास एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं होगी। पर इससे भी बचने का तरीका लोगों ने निकाल लिया। लूप होल्स होने के कारण लॉ में उन्होंने क्या किया कि दिए इसके इम्प्लीमेंट करने पे, और उसके बाद
यहाँ पर फिर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के नाम अपनी ज़मीन कर दी। इस तरीके से उन्होंने ज़मीन को अपने पास ही रखा, और काफ़ी हद तक ये कुछ राज्यों में सक्सेसफुल रहा, जैसे केरला एंड वेस्ट बंगाल। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।